नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और आज के इस कार्यक्रम में एक बहुत बड़ी खबर, और खबर यह है कि असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा ने दावा किया है कि अगर असम में मुसलमानों की आबादी इसी रफ्तार से बढ़ती रही तो 2041 तक असम में हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएंगे। 2011 के जनगणना के आंकड़ों के आधार पर हिमंत बिश्व शर्मा का यह दावा है कि मुसलमानों की आबादी तेजी से बढ़ रही है और अगर इसी रफ्तार से मुसलमान बढ़ते रहे तो बहुत जल्दी ही मुसलमान असम में बहुसंख्यक हो जाएंगे। हिमंत बिश्व शर्मा के इस बयान के बाद कई तरह की सियासत शुरू हो गई है और कई तरह की बयानबाजी भी शुरू हो गई है। आज हम आपको सब सुनाएंगे, लेकिन सबसे पहले हिमंत बिश्व शर्मा का वो बयान जिसकी की बहुत चर्चा हो रही है। 30% मुस्लिम बाढ़ी আছে। 1,40,00,000 मुसलमान आছিলে 2011 30% বাঢ়িলে কিমান হল? নেক্সট 30% বাঢ়িলে কিমান হল? হিন্দু বাঢ়িছে 16%। গতিকে প্ৰত্যেক 10 বছৰত ইন কম্পেয়াৰ টু মুসলিম মুসলিম 16% বাঢ়ে। গতিকে 16% হলে কিমান হ'ব? 1,40,00,000 আছে, 16% হলে 22 লাখ। প্ৰত্যেক 10 বছৰৰ মূৰত 22 লাখ মুছলিম অসমত বাঢ়ে। গতিকে 2011 পৰা 21ত 22 লাখ বাঢ়িলে, 21ৰ পৰা 31ত 22 লাখ, 31ৰ পৰা 41ত 22 লাখ, দেন দে বিকাম মেজৰিটি। तो हिमंत बिश्व शर्मा के इस बयान को सियासी विरोधी सांप्रदायिक करार दे रहे हैं। आरोप लगा रहे हैं कि शर्मा ने आदतन हिंदुओं और मुसलमानों के बीच खाई को बढ़ाने वाला बयान दिया है। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने तो सीएम शर्मा के इस बयान पर बहुत चौंकाने वाला पलटवार किया है। आजमी ने कहा कि अगर मुस्लिम बहुसंख्यक हो जाएंगे तो इस देश को एक नहीं बल्कि कई फायदे होंगे। उन्होंने कई फायदे गिनाए। पहले जरा अबू आजमी को सुनो। आप हवाला देकर के कहते हैं कि 2041 में वो मेजॉरिटी में आ जाएंगे मुसलमान, इतनी आबादी जो अगर उनकी बात यह है कि मेजॉरिटी में आ जाएंगे, अगर उनका हवाला सही है तो भारतवर्ष की जनता को खुश होना चाहिए कि अगर मुसलमान मेजॉरिटी में आ गए ना तो भारतवर्ष को सोने की चिड़िया बना देंगे। सोने की चिड़िया कब कहा जाता था भारतवर्ष? किसके राज में कहा जाता था? ये सर्च कर लो आप। मुगलों के राज में भारतवर्ष सोने की चिड़िया था, हर घर में सोना था, हमारे देश का जीडीपी बहुत ज्यादा था, हमारे यहाँ गरीबी नहीं थी, एक्सपोर्ट हमारा बहुत बड़ा था। जब ही अंग्रेजों ने इस मुल्क पे हमला किया तो सपा सांसदों की बस में बैठकर बड़े बड़े दावे करना बहुत आसान है। बहुत आसान है ये कह देना कि बाबर और औरंगजेब के हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन क्या आजमी के इस दावे में कोई सच्चाई है? क्या है इसका सच? क्या हिंदुस्तान वाकई मुगलों के जमाने में सोने की चिड़िया थी, या मुगल इसी सोने की चिड़िया को लूटने के लिए भारत आए थे? आज हम बताएंगे कि अबू आजमी के दावे की हकीकत क्या है। अबू आजमी ने दावा किया है कि भारत को मुगलों के शासन में सोने की चिड़िया बनाया गया, जबकि सच्चाई ये है कि हिंदुस्तान का इतिहास 5000 साल पुराना है और वो न मुगलों से शुरू होता है और न उनके जाने से खत्म होता है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के मशहूर इकोनॉमिक हिस्टोरियन हैं प्रोफेसर एंगस मैडिसन। उन्होंने पिछले 2000 सालों के दुनिया के इतिहास का शोध किया, उस पर रिसर्च किया, और उसके जो नतीजे हैं वो आप देखेंगे तो आपको अबू आजमी का झूठ भी पता चल जाएगा और अपने स्वर्णिम इतिहास पर आपको गर्व भी होगा। हम आपको दिखाते हैं कि वो स्वर्णिम इतिहास क्या है भारत का, और क्या पिछले 2000 साल का जो दुनिया का आर्थिक इतिहास है वो क्या कहता है। जरा देखिए, ये आप जो देख रहे हैं इस समय लाल और पीले रंग में और बाकी अलग अलग रंगों में जो आप देख रहे हैं ग्राफ की तरह, जरा इसको गौर से देखिएगा। ये जो आप देख रहे हैं पीले रंग का ग्राफ जो है ये भारत का है, और ये जो ऊपर उसके लाल रंग का ग्राफ है ये चीन का है। ये यहां से शुरू होता है 1 ईस्वी से, आप याद रखिएगा, 1 ईस्वी से शुरू होकर के और 1000 साल तक, यहां 1000 साल तक अगर भारत का इतिहास आप देखेंगे, आर्थिक इतिहास, तो दुनिया का सिरमौर था। भारत दुनिया की नंबर 1 अर्थव्यवस्था थी। 1/3 से ज्यादा हिस्सा था भारत की दुनिया की जीडीपी में भारत का। और आप देखिएगा तो एक कमोबेश आप देखेंगे तो करीब करीब एकदम सीधी लाइन है, 1000 साल तक अनडिस्प्यूटेड लीडर था भारत दुनिया के अर्थव्यवस्था के मामले में।
उसके बाद 1000, आप याद रखिएगा ये समय इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 712 में मोहम्मद बिन कासिम आते हैं, लेकिन जो पहला बड़ा मुस्लिम इन्वेजन होता है वो 1000 में होता है, 1000 ईस्वी में, और वो है गजनवी का भारत में आगमन या आक्रमण कहिए। यहां से इस देश के इतिहास, आर्थिक इतिहास में भी बदलाव दिखने लग जाता है। ये इत्तेफाक हो सकता है या इत्तेफाक नहीं है, ये इतिहासकार बताएंगे, लेकिन जो तथ्य है वो मैं आपको बता रहा हूं। जो दुनिया भर के इकोनॉमिस्ट और दुनिया भर के जो बड़े यूनिवर्सिटीज में जो इतिहास दुनिया का पढ़ाया जाता है, आर्थिक इतिहास, वो क्या कहता है वो मैं आपको बता रहा हूं। 1000 के बाद आप देखिए भारत की अर्थव्यवस्था में गिरावट शुरू हो जाता है, और ये 1500, अब एक बार फिर से देखिए, ये 1500 का जब ईस्वी सन 1500 जब आता है तो यहां पर आप देखिए कि एक बार फिर से अर्थव्यवस्था में बड़ी गिरावट दिखती है। और मैं आपको एक दूसरे ग्राफ के जरिए जरा दिखाइए, एक मिनट अभी रुकिएगा, मैं इस ग्राफ में आपको दिखाना चाहता हूं कि अगर आप इस करीब 10-15 देशों के इस ग्राफ के आर्थिक इतिहास में आप देखेंगे, जापान, रूस, जर्मनी, इटली, स्पेन, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, अमेरिका, ये सारे देश हैं। क्या इस 2000 साल के इतिहास में कोई इस्लामिक देश दिखता है आपको? कोई ऐसा देश जो कि पूर्ण रूप से इस्लामिक हो, और वो 2000 साल में दुनिया के आर्थिक इतिहास में कभी इस मैप पे पहले नंबर पे या किसी भी ऐसे मुकाम में हो, 10वें नंबर, टॉप 10 अर्थव्यवस्था में भी आपको दिखता है? अगर नहीं दिखता है तो अबू आजमी जैसे लोग किस हैसियत से कह देते हैं कि हम अगर मुसलमान यहाँ बहुसंख्यक हो जाएंगे तो भारत को सोने की चिड़िया बना देंगे। अब आप देखिए कि 1500 के बाद यहाँ बाबर, मुगलों का आक्रमण शुरू होता है। ये 1526 में बाबर भारत आता है, और 1500 के बाद भारत की अर्थव्यवस्था में लगातार गिरावट होता है। एक जरा दूसरा ग्राफ दिखाइए जिसमें कि ज्यादा बेहतर तरीके से हमें समझा पाएंगे मैं जो कहना चाहता हूं। अब आप देखिए 1000 साल तक आप देखिए नंबर 1, कोई किसी तरह का कोई डिस्प्यूट नहीं। 1500 तक, मतलब 1500 साल तक भारत दुनिया का सिरमौर था, और ये 1600 में पहली बार चीन पहले नंबर पर आया और भारत दूसरे नंबर पर। 1600 में, 1526 में बाबर का आगमन होता है इस देश में। क्या इत्तेफाक है? या मुगलों ने इस देश को कहां पहुंचाया उसकी बानगी मैं आपको दिखाना चाहता हूं। और 200 साल बाद हिंदुस्तान का नाम लेवा नहीं है इस दुनिया के इतिहास में कहीं। 300 साल, ठीक है, इसमें अंग्रेजों की भी कोई बड़ी भूमिका रही होगी, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन जो लोग ये दावा करते हैं कि मुगलों ने इस देश को सोने की चिड़िया बना दिया, उनको इस आंकड़े को गौर से देखना चाहिए एक बार। और आप देखिए 1700, 1800 में देखिए कहां चला जाता है, और 1870 और उसके बाद 1900 आते आते ये जो लाल रंग जो भारत का है, ये आपको इस दुनिया के जो कि टॉप 10 GDP है उसमें कहीं दिखेगी नहीं, भारत का नाम नहीं दिखेगा। तो ये 300 साल में ये स्थिति हुई, इसमें निश्चित रूप से मुगलों और अंग्रेजों दोनों का हाथ रहा होगा, क्योंकि ये दोनों आक्रमणकारी थे और दोनों ने इस देश को लूटने के मकसद से इस देश पे कब्जा किया था। तो ये एक इतिहास का एक इतिहास को देखने का एक तरीका ये भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। अब हम अबू आजमी ये कह रहे थे कि हिस्ट्री का लोगों ने सही चैप्टर नहीं पढ़ा है, और हम सही चैप्टर बता रहे हैं। और उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि भारत पहली सदी से लेकर 1000 तक दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था, और कुल संपत्ति में, कुल GDP में भारत की हिस्सेदारी 1/3 से ज्यादा थी। आंकड़े जो कि बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में पढ़ाए जाते हैं, वो आंकड़े भी एक बार फिर से जरा दिखाइए। जरा एक और आंकड़ा आपको मैं दिखाना चाहता हूं दुनिया का। ये देखिए, एक ईस्वी से लेकर और 1000 ईस्वी तक आप देखेंगे कि 30%, 1/3 से ज्यादा दुनिया की पूरी GDP का 1/3 से ज्यादा भारत की हिस्सेदारी थी। आप सोचिए कि कितनी बड़ी, क्यों भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। और 1700 ईस्वी तक आते आते वो घटकर 22% रह गया, 22%। अब आप सोचिए 8% की गिरावट। ये अब ठीक है, 1500 में मुगल आ गए और उसके पहले 1000 में और भी बहुत सारे लुटेरे आ गए थे। 1820 से फिर देखिए घटते घटते 16%, 12%, और 1914 में 7%, और बीच में तो बहुत ही खराब स्थिति हो गई थी। आज आपको पता है कि हमारी अर्थव्यवस्था में कि हमारा हिस्सा क्या है। तो ये जो बातें कही जा रही है और जो अबू आजमी ने बताने की कोशिश की है, उसका झूठ उजागर कर रहे हैं आज। अब आप बताइए कि भारत सोने की चिड़िया किसके शासन में थी? क्या ये आंकड़ा आपको ये बता रहा है कि मुगलों की मेहरबानी की वजह से भारत सोने की चिड़िया बना था? 1526 से 1793 के बीच भारत पर मुगलों ने राज किया, और आजमी साहब और उनके जैसे तमाम लोग अपनी हिस्ट्री का ज्ञान
जिनका दुरुस्त नहीं है, वो ये कहते हैं कि हमने भारत को सोने की चिड़िया बनाया। बाबर जहां से आए थे वहां से वो सिर्फ तलवार लेकर आए और उसी तलवार के दम पर उन्होंने यहां लूटपाट की, यहां लड़ाइयां लड़ी, यहां शासन किया, तमाम चीजें हुई। अगर इतिहास को ठीक से पढ़िए और उसका पहिए को थोड़ा सा ठीक से पीछे घुमा दीजिए तो आदमी और उनके जैसे लोगों की बोलती बंद हो जाएगी। अब आइए उस बात पर जो हिमंता बोल रहे हैं, वो किस खतरे की बात कर रहे हैं। हिमंत विश्व शर्मा ये क्यों कह रहे हैं कि अगर असम में मुसलमान मेजॉरिटी में आ जाएंगे तो खतरा हो सकता है, और मैं आपको ये उस खतरे की तरफ आगाह करना चाहता हूं। आज जिस संविधान की कॉपी आजमी एंड कंपनी लहरा रही है, सबसे पहले वही संविधान ताक पर रख दिया जाएगा, क्योंकि किसी भी बड़े मुस्लिम देश में कोई सेकुलर संविधान नहीं है। आप रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए, इस्लामिक सहयोग संगठन के मुताबिक दुनिया के 57 मुस्लिम देश हैं दुनिया में, और उनमें से 48 देशों में बड़ी आबादी जहां की मुसलमानों की है, उसमें से आपको मैं आज टॉप 15 जो टॉप के 15 देश हैं, उन देशों का हाल बताता हूं मैं। वहां किस तरह की शासन व्यवस्था है और किस तरह की धार्मिक स्वतंत्रता है, आपको एक बार ये भी देखना चाहिए, और फिर आपको समझ में आएगा कि हेमंत विश्व शर्मा क्या कहना चाहते हैं। जरा एक बार दिखाइए। दुनिया के ये मैं आपको 15 देशों के बारे में बताता हूं। दुनिया के सबसे आबादी के हिसाब से सबसे बड़ा मुल्क है मुसलमानों का, इंडोनेशिया। यहां का लोकतंत्र क्या है भाई? जो डेमोक्रेसी इंडेक्स है वो इसको रखता है कितने नंबर पे? 54वें नंबर पे, और कहता है कि ये फ्लॉट डेमोक्रेसी है, दोषपूर्ण व्यवस्था लोकतंत्र है। छोड़ दीजिए इंडोनेशिया, एक दो देशों को छोड़ दीजिए, बाकी मैं आपकी बाकी के का हाल बताता हूं। पाकिस्तान, क्या स्थिति है? किसी से, आपका तो पड़ोसी देश है, आपको पता है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, किस तरह की डेमोक्रेसी है, क्या कहां है वो? 107 नंबर पर है डेमोक्रेसी इंडेक्स में। और एक तरीके से इस्लाम, वहां का जो धर्म है, वहां सेकुलरिज्म नहीं है, वो इस्लामिक स्टेट। सिर्फ इंडोनेशिया को छोड़ दीजिए अगर आप इसमें, तो आप एक एक करके जरा देखिए। बांग्लादेश हाइब्रिड, अगेन यहां भी कुछ तय नहीं है कि कब तख्ता पलट हो जाए, और स्टेट रिलीजन यहां इस्लाम है। यहां सेकुलर स्टेट नहीं है बांग्लादेश। आप में से बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होगा कि ये सेकुलर स्टेट होगा, और डेमोक्रेसी इंडेक्स में 73वें नंबर पे है। नाइजीरिया, अगेन हाइब्रिड शासन से मतलब यह है कि जहां पर की डेमोक्रेसी को लेकर के पक्के तौर पे आप नहीं कह सकते कि ये डेमोक्रेटिक कंट्री है ही, हो सकता है कभी भी वहां तानाशाही हो जाए, कभी भी अथॉरिटेरियन स्टेट हो जाए, तो ऐसे स्टेट को हाइब्रिड स्टेट कहते हैं। यहां हाइब्रिड शासन है, इस्लामिक स्टेट है, 105 नंबर पे डेमोक्रेसी इंडेक्स में। इजिप्ट अथॉरिटेरियन स्टेट मानती है, जो दुनिया भर की जो एजेंसीज हैं, वो स्टेट रिलीजन है इस्लाम, कोई सेकुलरिज्म नहीं है, 131वें नंबर पे। आगे दिखाइए, ईरान अथॉरिटेरियन स्टेट है, आपको पता है किस तरीके से महिलाओं को बुर्का नहीं पहनने पर वहां किस तरह की सजा दी जाती है। इस्लामिक स्टेट है, 154वें नंबर पे है। टर्की हाइब्रिड स्टेट है, शासन है, पद्धति है, सेकुलर स्टेट सो कॉल्ड है, लेकिन किस तरह की आज की तारीख में वहां पाबंदियां लगी हुई है लोगों पे, वो आपको पता है। 103 नंबर पर है डेमोक्रेसी के इंडेक्स में। अल्जीरिया अथॉरिटेरियन स्टेट, सूडान अथॉरिटेरियन, देखिए अफगानिस्तान, सबको आपको पता है, सब इस्लामिक स्टेट है, या तो उनका स्टेट रिलीजन इस्लामिक है, और सब 100 से नीचे आपको दिखेंगे। मोरक्को, इराक, मलेशिया, सऊदी अरब, यमन, सब हाइब्रिड या दोषपूर्ण लोकतंत्र या अथॉरिटेरियन, कोई डेमोक्रेसी नहीं मिलेगी आपको, कहीं लोकतंत्र नहीं मिलेगा। धार्मिक स्थिति क्या है? या तो उनका स्टेट रिलीजन इस्लाम है, या फिर वो इस्लामिक स्टेट है जहां पर कि शरिया के नियम चलते हैं, कोई संविधान नहीं है। और उनका डेमोक्रेसी इंडेक्स देखिए, सब आपको 100 से नीचे दिखेंगे। ये है मुस्लिम देशों की स्थिति। और ये अबू आजमी जैसे लोग कहते हैं कि अगर हमारी मेजॉरिटी हो जाएगी तो हम इस देश को सोने की चिड़िया बना देंगे। तमाशा चल रहा है देश में। बहुत सारे सवाल